नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ पर हमारी ये खास पेशकश। हम अपने उन संवाददाताओं की आंखों देखी आप तक बाढ़ की तबाही की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अब तक आपने देखी मेरे सहयोगी आकाश सोनी की रिपोर्ट, अनुभव भोसले की रिपोर्ट, साथ ही साथ अरुण सिंह की रिपोर्ट, अमित चौधरी की भी रिपोर्ट आपने देखी। अब अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे मेरे और सहयोगी जो हैं खालिद हुसैन, रिफत अब्दुल्ला और पवन शर्मा की रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं खालिद हुसैन से। आपको बता दें कि मेरे सहयोगी खालिद हुसैन जो कि खुद श्रीनगर से हैं, वहीं से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लगातार हर वक्त कश्मीर में आई बाढ़ को कवर किया है। श्रीनगर में पानी आ जाने के बाद 4 दिनों तक खुद उन्हें अपने परिवार का पता नहीं था, घर वाले कैसे हैं, किस हाल में हैं, सुरक्षित हैं भी या फिर नहीं। लेकिन तमाम मुश्किलातों के बावजूद बतौर पत्रकार खालिद ने अपनी जिम्मेदारी पूरी संजीदगी से निभाई। आइए आपको दिखाते हैं खालिद की वो रिपोर्ट जो उन्होंने कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से भेजी है। श्रीनगर का हाल को आप देख ही रहे हैं। पहली बार हमारा चैनल अंदरूनी इलाकों में जाकर लोगों के हाल को जानने की कोशिश करता हुआ नजर आया। वाद में हमशरा वाद में ये खानदर ओसी का किमशा ठीक। ये दुल्हन है वो जिसके सपने चूर हो गए हैं। जो जमा पूंजी थी इसके बाप ने मजदूरी करके जमा किया था, वो भी डूब गई है। यहाँ बहुत मूवमेंट जो है काफी रिस्ट्रिक्टेड है। हम ज्यादा घूम नहीं सकते हैं। खतरा है कि कहीं ये छत फिर न गिर जाए। हमारा सामान, हमारे कपड़े, हमारे किताबें, सर्टिफिकेट, सब कुछ सैलाब में। हम बहुत तैयारी करें कि बहन की शादी के लिए, मगर जब सैलाब आया हमारे लिए एक मकान बचा रहा और सब सैलाब में डूब गया। और अब जो ये वाटर लॉगिंग है, जो ये पानी जमा हुआ है, ये कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। इस इलाके में छोटे छोटे बच्चे रहने वाले हैं, इन्फेक्शन हो सकता है उन्हें इस पानी से, क्योंकि काफ़ी माल मवेशी इस पानी में मर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आई तबाही की जो तस्वीरें आपने अब तक देखी हैं, वो सिर्फ बर्बादी की झलक भर हैं। अंदरूनी इलाकों में हालात कहीं ज्यादा भयावह हैं। मैं खालिद हुसैन निकल पड़ा हूं पुलवामा के अंदरूनी इलाकों में हालात का जायजा लेने। इन इलाकों में अभी तक प्रशासन का एक भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। सैलाब यहां के लोगों को कई साल पीछे धकेल चुका है। लोगों ने अपना घर गंवाया, सामान गंवाए और साथ ही सालों से संजोए सपने भी गंवा दिए। चलिए मेरे साथ और देखिए दर्द और बेबसी से सराबोर, झकझोर देने वाली तस्वीरें। इस मकान में सिर्फ अब से 2 दिन बाद शादी थी और यहाँ पे तमाम तैयारियां थी उस शादी की। हर तरफ के जो तैयारियां होती हैं, चाहे जो दावत खाने लोग आए उनके लिए तैयारी या फिर दुल्हन के लिए गहने, कपड़े, सब तैयारियां हो रही थी। मेरे साथ वही दुल्हन है जिसके अरमान जो है पूरी तरह से डूब गए हैं। वो उर्दू तो नहीं बोल सकती है, लेकिन उसका चेहरा आपको उसकी ज़बान, कश्मीरी ज़ुबान में उसका दर्द ज़रूर सुनाई देगी। मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा कि शायद वो कुछ मुझे बोल सके। हमशरा ते क्या शी नाव चक जोर पाऊँ चक्कर उसी खानदर क्या गो ज़ुबान में चाने अरमान क्या गो सोरे हक मकलो वाद में ये इससे उसे ये गहन वहन वो क्या बचो अब ये इस बारे में अभी सोच ही नहीं पाते हैं कि कब ये बेटी ब्याही जाएगी, कब ये ससुराल जाएगी। उम्मीद सिर्फ ये है कि शायद सरकार इनके दर्द को समझे, इन तक आए, इनका हाथ पकड़े और इनके जो सपने हैं उन्हें पूरा करने में इनका साथ दे। बिलाल साहब मुझे बताओ, यहाँ पर आपकी शादी होने वाली थी, किसकी शादी थी? बहन की शादी थी। कितने दिन बाद थी शादी? 5 दिन के बाद।
क्या क्या तैयारियां कर रहे थे और आप फिर सैलाब आया तो कैसे वो सपने बिखर गए? हम बहुत तैयारी करें कि बहन की शादी के लिए, मगर जब सैलाब आया हमारे लिए एक मकान बचा रहा और सब सैलाब में डूब गया। तो मुझे बताइए वो जो शादी थी वो बेटी की, उसके लिए जो आपने चीजें जमा की थी सब कुछ वो सब बह गए? सब अचानक ये भी आए, वो कमरे में फंस गया, वो भी सब कुछ डूब गया। ये जो सपने इन्होंने देखे थे अपनी बेटी को विदा करेंगे, इनकी जो बेटी थी वो दुल्हन बनने वाली थी केवल 2-4 दिन बाद, उनके लिए जो जेवर जमा किए थे वो सब भी सैलाब ले गया है। अब ये मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। तबाही के बाढ़ ने कश्मीर में न जाने कितने आशियानों को तिनके तिनके में बिखेर दिया है। ऐसा ही एक आशियाना है यहाँ पर जहाँ हम इस वक्त हैं। हालांकि ये बहुत रिस्क है इसके अंदर आने की, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि आखिर आप देखिए कि हालत क्या है, यहाँ पर हुआ क्या है इस बाढ़ से, कैसे लोगों की छतें जो है उनसे छिन गई है। ये पूरा आलम है, 2 मंजिला मकान था ये इनका, और यहाँ पर एकदम से जो बाढ़ जहलम के बांध से ऊपर आई और इनको सिर्फ इतना मौका मिला कि ये सिर्फ जान बचा सके। आपने कुछ सामान बचा पाया? कुछ भी नहीं, वो सब इसी 2 मकान में है अंदर। हम कुछ नहीं निकाल पाए, कपड़े भी हम जो पहनते हैं कपड़े, एक कपड़ा भी नहीं निकाल पाए। ये मकान जो सिर्फ केवल 1 हफ्ता पहले इनका आशियाना था, आज एक खंडर बना हुआ है। और ऐसे मकान इन पुलवामा के इन गांवों में जो है कई 100 मकान हैं जो गिर चुके हैं। पिछले कई दिनों से हम श्रीनगर के इलाकों की बाढ़ की स्थिति बता रहे थे और वहाँ जो तबाही हुई थी उसको दिखा रहे थे, लेकिन इस श्रीनगर के अलावा जो दक्षिणी कश्मीर है, पुलवामा, काकपोरा, अनंतनाग, यहाँ भी बाढ़ ने कहर ढाया है। इस वक्त हम यहाँ पहुँच पाए हैं। ये काकपोरा का एक गांव है और इसके पीछे करीबन 10 से 12 गांव हैं जो बाढ़ में डूब गए थे। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ लोगों के घुटनों घुटनों तक पानी है। इस तरफ अगर हम देखें पीछे आके, ये हाई टेंशन वायर्स जो है ये पूरी गिर चुकी है। यहाँ पर ऐसा आलम पीछे पूरा इलाका है और ये इलाका जो है जहलम नदी के बिल्कुल करीब है और यहाँ बाढ़ की स्थिति जो है काफ़ी गंभीर थी। 2-2 मंजिल तक पानी चला गया था। लेकिन एक राहत की बात है, यहाँ लोग जो है उनका जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो माली नुकसान है, क्योंकि इस इलाके में ज़्यादातर अगर आप देखें जो पेड़ गिरे हैं, मकान गिरे हैं और यहाँ पीछे जो धान के खेत हैं वो तबाह हुए हैं। यहाँ किसान लोग रहते हैं, उनकी सारी फसलें तबाह हुई है और इनका भी वही दुआई है कि प्रशासन ने आज 10वें दिन तक इन्हें कोई सुध नहीं ली है, यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया है। और अब जो ये वाटर लॉगिंग है, जो ये पानी जमा हुआ है, ये कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। इन इस इलाके में छोटे छोटे बच्चे रहने वाले हैं, इन्फेक्शन हो सकता है उन्हें इस पानी से, क्योंकि काफ़ी माल मवेशी इस पानी में मर चुके हैं अभी तक और ये पानी काफ़ी इन्फेक्टेड हुआ है। और अब भी अगर मेडिकल असिस्टेंट इनको नहीं मिला तो अगर इन लोगों की जान जो है बाढ़ से बची थी तो इस जो इन्फेक्टेड पानी है इससे इनकी जान चली जा सकती है। यहाँ इस पूरे करीबन 200-300 चूल्हों में जो पानी है वो सप्लाई बिल्कुल गंदी हो चुकी है। यहाँ इन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है और यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, उनको तो बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो पानी कहाँ से मिलेगा। तो वो उन लोगों की चिंता जो है सरकार से जो गुहार लगा रहे हैं वो ये है कि इस पानी को किसी तरह से जल्द निकाला जाए, क्योंकि अगर ये पानी ज़्यादा देर जमा रहा और पिछले कई दिनों से जो यहाँ का तापमान है कश्मीर घाटी का वो बढ़ता जा रहा है और उस तापमान के बढ़ते बढ़ते ये इस जमा हुए पानी से जो बीमारियाँ फैलेंगी, जो विभिन्न किस्म की बीमारियां फैलेंगी, उसकी चपेट में इनके बच्चे, इनके परिवार आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि सरकार जल्द से जल्द वॉर फुटिंग पे इन तमाम गांवों से जहां माल मवेशी उन पानी के अंदर है और वो पानी बाहर नहीं जा पा रहा है, वो पानी निकाले और इन लोगों की ज़िंदगी जो है उसको सुरक्षित करें। लेल्हार पुलवामा से खालिद हुसैन, IBN 7।
और आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं खालिद हुसैन के पास। खालिद पत्रकार हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। अक्सर मैं उनसे जब भी बात करता था तो मैं उनसे बोलता था कि मुझे जलन होती है आपसे, क्योंकि जन्नत जैसी जगह में वो रहते हैं। मुझे बर्फ दिखाते थे, मुझे इतना खूबसूरत श्रीनगर वो दिखाते थे, लेकिन शायद मेरी ही नजर लग गई। खालिद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं बोलूंगा नहीं अब, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, इतना दुख, इतना तबाही, इतना दर्द आपने देखा है इन दिनों में जब से बाढ़ का पानी चढ़ा है, जिस तरह से बाढ़ आई है, आपकी जुबानी जानना चाहूंगा कितना मुश्किलात भरा वक्त जो है वो घाटी में आया है। पंकज, इस स्वर्ग ने कभी ये कहर नहीं देखा है, ये तो सब जानते हैं। जो दर्द मैंने देखा है शायद लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे उसके लिए। हर जगह रोते बिलखते बच्चे देखे हैं, माँओं की पुकारें देखी है, ऊपर उठते हाथ देखे हैं कि हमें बचाए, लेकिन राहत जिसकी गति जो थी वो शायद इतनी धीमी थी, जो क्षति पहुंची थी इस जन्नत को वो बहुत ज़्यादा थी। हमने देखा है पहले दिन से ही, क्योंकि 6 तारीख को जो कहर यहाँ हुआ उससे कहीं पहले से कश्मीर का आधा सा हिस्सा, शायद दक्षिणी कश्मीर या फिर सेंट्रल कश्मीर के कुछ हिस्से थे जो पहले से ही डूबे थे। हम तब से इस बाढ़ को कवर कर रहे थे, लेकिन 6 तारीख को जो हुआ उसने पूरी इस जन्नत को हिला के रख दिया है। और उसके बाद जो राहत कार्य शुरू हुआ उसमें जो लोगों का आरोप है, वो सबसे बड़ा आरोप ये है कि प्रायोरिटीज़ नहीं हुई। और कहीं ना कहीं उसमें ये बात सामने आती है कि हमारे जो सेंट्रल कश्मीर में है उसमें करीबन 3 ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, SMHS हॉस्पिटल, लल देद हॉस्पिटल, GB पंत हॉस्पिटल, जो कैटर करते हैं लगभग पूरे कश्मीर को। और रेस्क्यू जब शुरू हुआ तो प्रायोरिटी पे वो तीनों हॉस्पिटल होने चाहिए थे। और मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे तक उन तीनों हॉस्पिटलों तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। हमारे सहयोगी जो ETV के हैं उन्होंने एक रिपोर्ट भी बताई है वहाँ लल देद हॉस्पिटल से कि कैसे वहाँ पेशेंट्स हाथ फैलाए हुए थे, लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंच रही थी। लेकिन निसंदेही फिर आर्मी ने काम शुरू किया, NDRF ने काम शुरू किया, CRPF ने काम शुरू किया। लेकिन एक दूसरा क्रेडिट जो यहाँ जाना चाहिए वो स्थानीय लोगों का भी है, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे थे जो बाढ़ पीड़ित नहीं थे, उन्होंने अपने दरवाजे खोले, वो बाहर निकले और कैंप्स लगाए। एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, अगर सरकार ने जो कैंप्स, रिलीफ कैंप्स स्थानीय लोगों ने खोले थे उनको सपोर्ट दिया होता तो शायद बहुत जानी बच सकती थी। बिल्कुल आकाश, आप यहाँ कुछ जोड़ेंगे वो भी मैं आपसे सुनूंगा। साथ ही साथ एक सवाल भी है मेरा आपसे, क्योंकि आप वहां हकीकत सच्चाई देख के आए हैं कि क्या कुछ वहां हो रहा है। हम देखते थे कि जैसे ही एक हेलीकॉप्टर आता था हजारों की तादाद में लोग बैठे होते थे और वो एक तरह से दौड़ते थे, भागते थे। तो वो पिक एंड चूज करना, कौन टूरिस्ट है और कौन वहां का लोकल है, वो भी दिक्कत में है। ये कितना मुश्किल काम होता था आर्मी के लिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पे मैं आता हूं। लेकिन अभी अभी जो बोल रहे थे खालिद, उसमें एक खास बात यह कि GB पंत हॉस्पिटल का नाम ले रहे थे खालिद, जो कि श्रीनगर के अंदर है। वहां पर 170 के आसपास बच्चे थे, जिनमें से कई न्यूबॉर्न बेबीज थे, छोटे छोटे बच्चे थे। समय पर मदद नहीं पहुंची, वो बाढ़ का पानी बढ़ गया और वो न्यूबॉर्न बच्चों की मौत वहीं पर हो गई। 170 बच्चों को वहां से निकाला गया। बेस हॉस्पिटल जो खुद पानी के अंदर डूबा हुआ था, तुरंत उसकी व्यवस्था की गई, जो आर्मी का बेस हॉस्पिटल था, और वहां 170 बच्चों को ठीक करके अधिकतर को वहां से रिलीव कर दिया गया। आपने जो महत्वपूर्ण बात पूछी कि ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो आर्मी का ये काम नहीं है कि वो इस तरह के रिलीफ ऑपरेशंस में उनकी एक्सपर्टीज भी नहीं है, लेकिन इस वक्त जितनी ताकत है वो झोंक रहे हैं। ये जो फैसले हैं वहां पर मैंने खुद देखा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कहा कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इतने लोग यहां पर फंसे, इतने यहां पर फंसे, आप प्रायोरिटी डिसाइड कर दीजिए, अकॉर्डिंगली हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ये आर्मी, एयरफोर्स, NDRF कर रही है। इसलिए हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं अपने कश्मीरी भाइयों से। अशफाक भाई, आप भी सुन रहे हो कि वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग जिनसे आमने सामने मिला हूं, NDRF पर, सेना पर पत्थर फेंकने के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके हाथ को रोक दीजिए। इस वक्त एक एक आदमी की जान बचानी जरूरी है, सब तक खाना पहुंचाना, पीने का पानी पहुंचाना जरूरी है। बिल्कुल, और ये एक तरह से गुहार कर रहे हैं आप तमाम कश्मीरियों से, जो आकाश बता रहे हैं, इन्होंने वो हालात देखे हैं। तो अगर आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, वहां पत्थर फेंक रहे हैं, तो कृपया करके वो आप ना करें। अभी वक्त एक ब्रेक का है। तो हमारे रिपोर्टर्स की जुबानी हम जम्मू कश्मीर में जिस तरह की बाढ़ आई है और जो हालात वहां पर बने हैं, जो मुश्किलातें वहां पर आई हैं,
उनसे रूबरू हम आपको करवा रहे हैं। बारिश और सैलाब ने न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी भारी तबाही मचाई है। अब आपको दिखाते हैं जम्मू का हाल। जम्मू से बाढ़ की तबाही को पहले ही दिन से कवर कर रहे हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। आज पवन पहुंचे जम्मू श्रीनगर हाईवे। अब भी ये रास्ता कटा हुआ है। सेना ने इस इलाके में फंसे लोगों के लिए एक अस्थायी रास्ता बनाया है जहां से लोग आ और जा रहे हैं। पवन शर्मा ने बनिहाल के रस्मू इलाके का जायजा लिया। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। न जम्मू से कोई कश्मीर जा सकता है, न कश्मीर से कोई जम्मू आ सकता है। दोनों इलाकों को जोड़ने वाला जम्मू कश्मीर हाईवे पिछले 10 दिनों से बंद है। बाढ़ ने तबाही का वो मंजर दिखाया है जो राज्य ने कभी नहीं देखा था। जिंदगी बेबस है। सेना हाईवे खोलने का काम लगातार कर रही है, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। सेना के बचाव दल के साथ IBN-7 की टीम बनिहाल पहुंची। यहाँ कश्मीर से जान बचाकर पहुंचे उत्तर भारत समेत कई राज्यों के लोगों से हमारी मुलाकात हुई। ये लोग जम्मू कश्मीर में मजदूरी या दूसरे कामकाज करने आए थे। हाईवे बंद हो गया तो कई दिनों तक भूखे प्यासे चलकर ये बनिहाल और फिर रस्मू पहुंचे। इतना पानी आया 2 दिन, इतना भागता रहा वहाँ से, फिर भी पानी से नहीं छोड़ा। 2 दिन 3 दिन से मैं सर कुछ नहीं खाया। सर मैं श्रीनगर में था। श्रीनगर में डेरा हुआ, कुछ रहने का जुगाड़ नहीं मिला। रास्ते में यहाँ घर तक जाने के लिए रास्ते में कोशिश किया जाने के लिए, वहाँ खाना वाना कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। ना खाना ना पानी कुछ भी नहीं। और इतनी बार अगर उसके बाद पैसा ना हो तो भूखा ही मर जाता और कुछ मिलता भी नहीं, अगर सुविधा भी नहीं। यहाँ लोगों का हुजूम लगातार आता जा रहा है। लोग कई दिनों से भूखे हैं। गंदे पानी और भूख ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हम इस वक्त हैं रमसू में। यहाँ पर लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। अब एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है, वहाँ से लोगों को यहाँ तक लाया जा रहा है और यहाँ पर मेडिकल सुविधा आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्मी मेडिकल कोर के जो है वो डॉक्टर्स और उनके जवान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, उनको चेकअप किया जा रहा है। भूखे पेट और सिर पर बोझ आप देख सकते हैं कि किस तरह सेना कई लोगों को सहारा देकर पहाड़ी रास्ते से नीचे उतार रही है। लोग ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। राज्य में बाहरी राज्यों के लगभग 50,000 लोग मजदूरी करते हैं। सेना और पुलिस ने काफी लोगों की मदद की है। पिछले कुछ दिनों में सेना 10,000 लोगों को इसी रास्ते से लाकर उनके घर भेज चुकी है, लेकिन अभी भी हजारों लोग राहत और मदद का इंतजार कर रहे हैं। ये नेशनल हाईवे जहाँ से पूरा एक लैंडस्लाइड हुआ था, लैंडस्लाइड के चलते सारा जो रोड था वो बह गया। अब यहाँ पर लोग जो है ना उस पार पहुँच रहे हैं कश्मीर से, लेकिन यहाँ तक लाने के लिए यहाँ पर एक रास्ता बीच से बनाया गया है। ये पूरा आप देख सकते हैं ऊपर से पहाड़ों के बीच से रास्ता है और यहाँ आर्मी और पुलिस के जवान जहाँ खड़े हैं। जो भी लोग वहाँ से बेचारे पैदल चल के आ रहे हैं उनको यहाँ पर सुरक्षित नीचे लाया जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो तबाही का मंजर कश्मीर में हुआ है उसके बाद लोग वहाँ से निकलना शुरू हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और जो माना जा रहा है कि एक दिन में 10,000 के करीब लोग जो हैं वो इस रास्ते से निकाले जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हजारों लोग राहत और मदद का इंतजार कर रहे हैं। तो आपने देखा न सिर्फ श्रीनगर बल्कि जम्मू में भी किस कदर मुश्किल हालात बने हुए हैं। आकाश सोनी मेरे सहयोगी लगातार हमें वहां के हालात के बारे में बता रहे हैं। आकाश, ब्रेक में जाना है, कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ ट्वीट्स पढ़ रहा था पंकज जी जो आ रहे हैं। नीतेश निशु लिख रहे हैं हमको, भाइयों आज आपके शो ने दिल को चीर के रख दिया हमारे, बस खुदा उन सब की जिंदगी को जल्दी बेहतर कर दे। इसी तरह से जैनेन्द्र नाहटा लिख रहे हैं कि ये मैंने देखा कि किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, ये खाने पे नहीं है। वाकई अगर वो नहीं होगा तो ये एक बड़ा मसला है। जो भी मदद करना चाहते हैं साथ में वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के रिलीफ फंड में कीजिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कश्मीर में तबाही की वो तस्वीरें जिनसे बाढ़ के वक्त के हालात का अंदाजा आपको लग जाएगा। 8 सितंबर की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कश्मीर में तबाही ने सिर उठाना शुरू ही किया था। ये तस्वीरें बताएंगी कि तबाही के बीच कैसे लोग भगवान भरोसे छोड़ दिए गए थे। तबाही की इन तस्वीरों को कैद करने वाले ETV संवाददाता रिफत अब्दुल्ला और कैमरामैन मुश्ताक वार ने खुद सैलाब के बीच उतरकर लोगों की मदद की। देखिए रिफत अब्दुल्ला की ये कहानी। वो 7 सितंबर की शाम थी। 2 दिन से आसमान से मानो आफत बरस रही हो। मैं दिन भर बारिश की कवरेज के बाद श्रीनगर के राजबाग में अपने घर पहुंचा। वहीं से लैपटॉप पर स्टोरी और विजुअल्स अपने ETV दफ्तर भेजता रहा। मेरे कैमरामैन साथ नहीं थे।
लेकिन आराम के पल बस खत्म होने वाले थे। इसे पता था कि सुकून की इस रात के बाद जम्मू कश्मीर का नक्शा और शक्ल सूरत हमेशा के लिए बदल जाएगी। सुबह की नींद दहशत से खुली, आंखों पर यकीन न हुआ। पूरे राजबाग में 2 मंजिलों तक बाढ़ का पानी चढ़ चुका था। सैलाब की तेज आवाज बाहर से आ रही थी। पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था। पानी ने इस राजबाग इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है और अब जानी नुकसान का हर तरफ से खतरा लग रहा है, क्योंकि बहाव जो है बहुत तेज है। किसी ने सोचा भी नहीं होता कि यहाँ से दरियाई जहलम। बेकाबू लहरें, इतनी तेज लहरें कि क्या इंसान, क्या जानवर, क्या बड़ी बड़ी कारें, सब कुछ खिलौनों की तरह बहने लगा। जिनके 3 मंजिला घर थे वो तो ऊपर चढ़कर बच गए। जरा सोचिए, 1 मंजिल या 2 मंजिल के मकानों में रहने वालों पर क्या बीती होगी। देखते ही देखते पानी 25 फीट तक ऊपर आ चुका था। लगा जैसे अचानक जीता जागता मोहल्ला खुद झेलम नदी के बीचों बीच आ गया हो। बेबसी और लाचारी के साथ पैदा हो रहा था अजीब सा खौफ। पानी को चढ़ता देख लोग छतों की ओर भागने लगे, लेकिन छतें तो तिकोनी होती हैं श्रीनगर में। सो कहाँ रुके, कहाँ ठहरे। खुद मेरा परिवार सैलाब की चपेट में आता जा रहा था। मेरे एक और फर्ज था तो दूसरी ओर घर के रिश्ते। मुझे इस अग्नि परीक्षा में खरा उतरना था। खैरियत ये थी कि मोबाइल फोन तब तक काम कर रहे थे। मैंने दफ्तर फोन मिलाया, वहां से मदद का भरोसा मिला। सेकंड मिनटों में और मिनट घंटों में बदलते गए। फोन पर फोन करता गया, साथ ही सोचता रहा कि जब मेरा ये हाल है तो दूसरों का क्या होगा। आखिर हमारे जन्नत को किसकी बुरी नजर लग गई। यूं ही घंटों गुजर गए। सुबह से दोपहर हो चली। मेरे दफ्तर ने तब तक टूरिज्म विभाग वालों को अलर्ट कर उनसे मुझे बचाने की मदद मांगी। टूरिज्म विभाग की एक नाव मुझे दूर दिखी। मैंने अपनी लाइफ सेविंग जैकेट उतार कर हिलाई, चिल्लाया, मगर वो मेरी आवाज सुन ना पाए। तब मैंने पानी में कूदने का विचार बनाया। इतना ही था कि उनकी नजर मुझ पर पड़ गई और वो नाव मेरे घर की ओर मुड़ गई। मैं, मेरा कैमरामैन, मेरा परिवार नाव पर कैसे चढ़ते। नाव और हम में कई फीट का फासला था। सो अब बारी थी नाव पर कूदने की। नाव चली और मुझे अपनी जन्नत